नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल एजुकेशन गुरुकुल पर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 6 हमारा राजस्थान की पाठ्य पुस्तक के लेसन संख्या 7 जल संसाधन एवं संरक्षण के बारे में। तो साथियों, परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। इसको आप अच्छे से याद कर लें तथा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें अपनी नोटबुक में भी लिख लें। तो साथियों, आपको हमारे YouTube चैनल पर कक्षा 6 से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है, उनका आप अध्ययन कर लें। चलो अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेसन 7 जल संसाधन एवं संरक्षण। जल के सभी स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान के मुख्य जल स्रोतों में झीलें, नदियाँ तथा उन पर बने बांध, नहरें, तालाब, कुएँ तथा नलकूप हैं। अपवाह तंत्र धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहा जाता है। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभक्त कर प्रवाहित करे जल विभाजक रेखा कहलाती हैं। जैसे राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती हैं। वह छोटी नदियाँ जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाए सहायक नदी कहलाती हैं। अब अपन अध्ययन करते हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में। राजस्थान का अपवाह तंत्र 3 भागों में विभाजित है। नंबर 1 बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, नंबर 2 अरब सागर का अपवाह तंत्र, नंबर 3 आंतरिक अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पूरी भाग में बहने वाली बनास, पार्वती, काली सिंध आदि नदियाँ चंबल में प्रवाहित होकर यमुना में मिल जाती हैं तथा यमुना नदी गंगा में अंततः गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। यह बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहलाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ यह है कि बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में ये सभी बनास, पार्वती और काली सिंध नदियाँ यमुना में मिलती हैं तथा यमुना गंगा नदी के अंदर मिल जाती हैं और गंगा नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। तो ये कहलाता है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहा जाता है। सेकंड अपने अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग में बहने वाली माही, लूणी, साबरमती, पश्चिमी बनात एवं इसकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो अरब सागर के अपवाह तंत्र में ये सभी नदियाँ अरब सागर की ओर प्रवाहित होकर के अपना जल अरब सागर में उड़ेलती हैं। थर्ड है आंतरिक अपवाह तंत्र। ऐसी नदी जो किसी समुद्र में ना पहुंचकर स्थल भाग में विलुप्त हो जाती हैं उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र वाली नदी कहा जाता है। कहने का मतलब है ये नदियाँ अपना जल समुद्र तक नहीं ले जाती तथा भूमि में ही विलुप्त हो जाती हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियों में ध्यान देने वाली चीज़ें कि कौन कौन सी हैं। घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल तथा मेंढा आदि राजस्थान की अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं। तो साथियों, यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ विशेष रूप से यह है कि बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की नदियाँ, अरब सागर के अपवाह तंत्र की नदियाँ तथा आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ, इन तीनों ही अपवाह तंत्र की नदियों को अलग अलग करके एक ट्रिक्स बना करके याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन बनेगा अपन वहाँ परीक्षा में कंफ्यूज हो सकते हैं। आगे है राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। अब अपन राजस्थान की प्रमुख नदियों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर प्रमुख रूप से चंबल नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत हैं। यह राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। तो साथियों, यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है और वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे लंबी नदी चंबल तथा वर्ष भर बहने वाली नदी चंबल आएगी। राजस्थान की एकमात्र नदी जो पूरे साल वर्ष भर चलती रहती है।
इसका उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल के पहाड़ियाँ हैं। यह राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ में प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिले में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती हैं। तो साथियों, राजस्थान में चंबल नदी कितने जिलों में बहती हैं? तो ध्यान रखने वाली चीज़ है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर 5 जिलों में बहने के बाद यह उत्तर प्रदेश में यमुना में मिलती हैं। इसके सहायक नदियाँ बनास, पार्वती, कालीसिंध, बेड़च, कोठारी आदि हैं। तो चंबल की सहायक नदियाँ भी आपको अध्ययन बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी हैं। बनास, पार्वती, कालीसिंध, बेड़च, कोठारी आदि हैं। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखने वाली चीज़ है कि कोटा किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। सेकंड नदी है अपने बनास। इसका उद्गम स्थल राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियाँ हैं। यह राजस्थान, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वरम के निकट चंबल में मिल जाती है। तो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि यह राजसमंद से निकलने के बाद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक में बहने के बाद में सवाई माधोपुर होती हुई रामेश्वर के निकट चंबल में मिलती हैं। ये एक मौसमी नदी है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली है कि सबसे लंबी नदी की आता है तो चंबल नदी है, और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी। टोंक व सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी आदि हैं। आगे अध्ययन करते हैं साथियों लूनी। अजमेर जिले के गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक 2 धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिले में बहने के बाद यह कच्छ की रण में मिल जाती है। साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है लूनी नदी। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की रण में मिल जाती हैं। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का पानी मीठा है, उसके बाद खारा हो जाता है। लूनी की सहायक नदियाँ जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी तथा गुहिया हैं। आगे माही नदी। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में मिलती हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ें कि माही नदी का उद्गम कहाँ है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत। तथा यह नदी विलुप्त कहाँ होती है? तो इस नदी का विलुप्त होने का पॉइंट है खंभात की खाड़ी। माही की प्रमुख सहायक नदियाँ सोम व जाखम, ये भी इम्पोर्टेंट है। माही की प्रमुख नदियाँ सहायक नदियाँ सोम व जाखम नदियाँ। नेक्स्ट है बाणगंगा। यह नदी जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से निकलती हैं। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी उद्यान नम भूमि का निर्माण करता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि भरतपुर में घना पक्षी उद्यान में पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो यहाँ पर वह नदी है बाणगंगा नदी, जो जयपुर की बैराट के पहाड़ियों से निकलती है और भरतपुर में घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में पानी प्रवाहित करती हैं। नेक्स्ट है घग्गर नदी। इस अंतःप्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणी से है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियाँ। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में विलुप्त हो जाती। इसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता
हैं। साथियों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ें, किस नदी को सरस्वती नदी का अवशेष माना गया है? तो आंसर रहेगा घग्गर नदी। राजस्थान की अन्य प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूर्ण होते हैं, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर कि आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा गया है? तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। नेक्स्ट है चंबल परियोजना। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत कुल 4 बांध बने हुए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध, कोटा में जवाहर सागर बांध व कोटा बैराज, ये कुल 4 बांध इस चंबल नदी के तहत बने हुए हैं। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल, विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती हैं। माही बजाज सागर परियोजना, यह बांसवाड़ा के माही नदी पर स्थित है। राजस्थान और गुजरात की सम्मिलित परियोजना है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल, विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती हैं। बिसलपुर परियोजना, यह परियोजना टोंक जिले में टोडा राय सिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर है। इस परियोजना से जयपुर, अजमेर, टोंक आदि क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना। गुजरात में नर्मदा नदी पर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर एवं जालौर जिले में सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती हैं। अन्य परियोजनाओं के तहत पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना, उदयपुर में मानसी वाकल परियोजना, डूंगरपुर में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना, प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर जाखम परियोजना। राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं, बावड़ियाँ, खडीन आदि पाए जाते हैं। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए जो वर्तमान में उपलब्ध हैं। उदयपुर के राणाओं ने उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर आदि झीलों का समय समय पर निर्माण करवाया एवं नहरों की सहायता से इन्हें आपस में जोड़ दिया, जिससे वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित हो जाए। इसी कारण उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने सन 1687 से लेकर के 1691 तक उदयपुर में जयसमंद झील का निर्माण करवाया गोमती नदी पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें, जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो गोमती नदी पर, जो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अजमेर में स्थित पुष्कर झील एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। आना सागर झील भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। राजसमंद जिले के अंदर राजसमंद झील, जिसके उत्तरी भाग को नौचौकी भी कहा जाता है। इसी प्रकार सिरोही के माउंट आबू में राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील नक्की झील है। नक्की झील के बारे में ये भी कहा जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से इसको खोदा गया है। अन्य झीलों में जोधपुर में बालसमंद, कायलाना, उम्मेद सागर, जैसलमेर जिले के तहत गढ़सीसर, डूंगरपुर में गैप सागर, बीकानेर में कोलायत, अलवर में सीलीसेट आदि महत्वपूर्ण जल संसाधन की प्रमुख झीलें हैं। राज्य में खारे पानी की झीलें जयपुर, अजमेर एवं नागौर के मध्य सांबर झील,
यहाँ पर साथियों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सांबर झील की स्थिति। तो यहाँ पर तीनों ही जिलों में सांबर झील की स्थिति बनी हुई है, जयपुर, अजमेर तथा नागौर, जिसका ज़्यादा हिस्सा जयपुर में आता है। बाड़मेर में पंचभद्रा और बीकानेर में लूणकरणसर, जैसलमेर के तहत पोखरण, जोधपुर में फलोदी आदि खारे पानी के प्रमुख जिले हैं। रूफ टॉप जल संचयन तकनीक, इस तकनीक से घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्रित किया जाता है, जिसे वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक कहा जाता है। इस तकनीक में व्यर्थ बहने वाले वर्षा के जल को भूमिगत किया जाता है। रूफटॉप जल संचयन तकनीक। भूगर्भिक, भूमि के अंदर का जल। अपवाह, नदी का जल का बहना या प्रवाह। टांका, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना। खड़ीन, पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना। तो साथियों यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खड़ीन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। खड़ीन पाए जाते हैं पश्चिमी राजस्थान में। जोहड़, वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए बनाई गई संरचना जोहड़ कहलाती है। संरक्षण, सुरक्षित रखना या रखरखाव। अब इस पाठ के कुछ इम्पोर्टेंट अभ्यास प्रश्न जो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, बनास किस नदी की सहायक नदी है? चंबल, बाणगंगा, लूणी, माही। तो बनास चंबल नदी की सहायक नदी है। सेकंड क्वेश्चन, माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई? तो साथियों इसका आंसर रहेगा माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा जिले में है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना कहलाती है। तो साथियों इसका आंसर रहेगा जोहड़। नेक्स्ट है, अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है? तो साथियों आंसर है बाणगंगा नदी, जो जयपुर में बहती है। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में? तो घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में है। नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाए गए संरचना कहलाती हैं। तो आंसर रहेगा साथियों पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण बनाई गई संरचना खड़ीन कहलाती हैं। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। तो सांबर, पिछोला, पंचभद्रा, लूणकरणसर। तो पिछोला झील मीठे पानी की झील है, बाकी सभी खारे पानी की झीलें हैं। क्वेश्चन संख्या 8, निम्न में से खारे पानी की झील हैं। तो आंसर दे रखे हैं पुष्कर, पिछोला, पंचभद्रा, गढ़सीसर। तो यहाँ पर आंसर होगा पंचभद्रा झील खारे पानी की झील है, बाकी सभी मीठे पानी की झीलें हैं। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झीलें। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील के अंतर्गत नक्की झील आती हैं, जो माउंट आबू के अंतर्गत सिरोही जिले में स्थित हैं। झीलों की नगरी कहा जाता है, झीलों की नगरी उदयपुर जिले को कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 11, मानसी वाकल परियोजना किस जिले में? तो मानसी वाकल परियोजना उदयपुर जिले में स्थित है। तो साथियों आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तथा शेयर जरूर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो साथियों मेरे इस YouTube चैनल पर आपको कक्षा 6 से संबंधित समस्त पुस्तकों का समस्त वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे, आप उनका अध्ययन करें।